केमिकल बॉन्डिंग। अभी नहीं, बचपन से ही हम लोगों को बॉन्ड समझ में नहीं आया। तुम लोगों वाली बस बात नहीं है, मतलब बहुत कम लोगों को होता है जिनको बॉन्ड समझ में नहीं आता। वैसे तो यदि आप लिखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप एक्सप्लेन करोगे तो बोल देंगे बॉन्डिंग बिटवीन दिस एंड दिस। ईजी, मतलब सरल है और ईजी है और तुम सही भी हो, लेकिन रियल में क्या है वो नहीं पता। यदि तुम लोगों को पता हो, कोई ऐसा एक बंदा जो एक्सप्लेन कर दे कि सर ये बॉन्ड है, कोई है क्या? मतलब एकदम 100% एक्सप्लेन कर दो कि सर ये बॉन्ड है। बोलो हर्ष, तुम कुछ सोच रहे हो। ये देखो, कोई है क्या जिसको अच्छे से पता हो? नीलेश ऐसा करिए, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये भी एक बॉन्डिंग है, ऐसा करिए, ये भी एक बॉन्डिंग है, ये भी एक बॉन्डिंग है, और केमिस्ट्री में ये भी एक बॉन्डिंग है। टच नहीं हो रहा फिर भी एक बॉन्डिंग है ना बॉन्डिंग, इंडक्शन वाली। तो ये सारी क्या है? बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले अपन केमिकल मतलब एलिमेंट्स, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो केमिकल मतलब एलिमेंट्स। और आपको एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे? तो आपके मेटल आ जाएंगे, मेटेलॉइड आ जाएंगे, और नॉन मेटल भी आ जाएंगे। ये आपको तीनों आ जाएंगे एलिमेंट में। हम बात करें बॉन्डिंग की, मतलब बॉन्ड, बॉन्डिंग की बात करें मतलब बॉन्ड, मतलब समझना मेरी बात ध्यान से, मतलब केमिकल यानी कि एलिमेंट, इनको और अच्छा हो तो आप इसको और भी अच्छे तरीके से ऐसा बोल सकते हो। क्या बोल दो? आप बोल दो एटम्स, आयन, ठीक है, और बॉन्ड। समझना मेरी बात ध्यान से, अभी सुनना। अभी मैं इसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा, इतना इतना प्यारा क्वेश्चन कि तुम लोग कोई जवाब नहीं दे पाओगे, ध्यान देना, ठीक है। मैंने क्या बोला? केमिकल मतलब एलिमेंट, बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड। अब एलिमेंट को हम मॉडिफाइड कर रहे हैं तो मैं एलिमेंट को एटम बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? एटम, या तो आयन बोल रहा हूँ। बात वही है, यदि सिर्फ सोडियम है, यदि सिर्फ सोडियम है तो एटम है, लेकिन यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है तो आयन है। अपने को पता ही है, प्लस चार्ज है तो धन आयन या कैट आयन, और माइनस चार्ज है तो एन आयन या ऋण आयन। क्लियर? और मतलब बॉन्ड, यदि क्या होगा, एलिमेंट्स के बीच में यदि कोई फोर्स ऐसा हो जो दोनों को एक दूसरे से बांध के रखे। देसी स्टाइल में समझना, दो एलिमेंट, दो एटम के बीच में कोई ऐसा फोर्स हो जो दोनों को बांध के रखे, वो हमारा बॉन्ड कहलाता है। ये अभी मैं देसी स्टाइल में बोला हूँ, जिसके सबके दिमाग में इमेज छप जाए। दो एलिमेंट्स, दो एटम, दो मेटल, दो नॉन मेटल, दो मेटेलॉइड के बीच में कोई ऐसा फोर्स, मैं क्या बोल रहा हूँ याद रखना। फिर हम लोग वर्ड याद नहीं आते तो हम लोग बोलते वो ये ऐसा नहीं, अपने को वर्ड टर्म याद रखना। दो एलिमेंट या दो एटम के बीच में कोई एक ऐसा फोर्स हो जो दोनों को एक दूसरे से बांध के रखे, वो होता है हमारा बॉन्ड। अब मैं इसको डेफिनेशन के उसमें से बोलता हूँ कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स और आयंस इज कॉल्ड बॉन्ड। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉन्ड की डेफिनेशन। बॉन्ड की डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर बॉन्ड ही है। हाँ, पहले अट्रैक्शन लिखेंगे। अट्रैक्शन फोर्स, याद रखना, फोर्स को अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और उस फोर्स का नाम भी बताएंगे, अभी याद रखना। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स आर आयंस इज कॉल्ड बॉन्ड। अब इसका एग्जांपल अपन समझेंगे। मैंने बॉन्ड को क्या बोला, सारे टर्म में याद रखना, एक एक वर्ड में याद रखना। सबसे पहले अट्रैक्शन मतलब खींचने वाला बल, सेम और डिफरेंट एटम। सुनना,
मैंने एक एटम लिया सोडियम, एक एटम लिया क्लोरीन और ये बना दिया NaCl। अभी मैं बताऊंगा किस टाइप का बॉन्ड है। ये रियल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। अभी समझाऊंगा कैसे मैंने बोला, ठीक है, अभी ये भी सिखाऊंगा। तो समझो ये क्या हो गया, एक प्लस वाला एक माइनस वाला इजिली जुड़ के NaCl बना दिया। मैंने एक लिया N, एक और N लिया और ये बना दिया N2, मतलब कि N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड। अभी बताऊंगा कैसे कोवैलेंट कैसे है, अभी बताऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे आयनिक लिख दिया, यहाँ कोवैलेंट लिख दिया, अभी मज़ा आने वाला है। मैंने लिया एक Fe, एक और Fe और यहाँ पे 2Fe बना दिया मेटेलिक। अभी ये भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। मैंने क्या किया, एक अमोनिया ले लिया और इसको एक प्रोटॉन दे दिया और मैंने बना दिया NH4+, मतलब कि कोऑर्डिनेट। अभी इसको भी बताऊंगा कैसे। मैंने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और मैंने बना दिया H2O, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी बताऊंगा अभी कैसे। अभी सिर्फ हम डेफिनेशन सिखा रहे हैं। ये देखो कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम मतलब ये वाले, डिफरेंट मतलब ये वाले। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि सर सेम एटम जो हैं वो कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन है तो दोनों नाइट्रोजन के पास सेम चार्ज, दोनों नाइट्रोजन के पास सेम चार्ज, तो वो सेम चार्ज कैसे जुड़ेंगे। सेम चार्ज में तो हमने पढ़ा था रिपल्सन होता है। यदि कॉन्सेप्ट समझो, सेम चाहे आप O2 ले लो, N2 ले लो, H2 ले लो, यदि सेम एलिमेंट ले रहे हो तो सेम चार्ज होगा, और सेम चार्ज होगा मतलब दोनों में रिपल्सन होना चाहिए, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन ये कैसे जुड़ रहा है सर, अब बहुत मजबूती से जुड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सेम चार्ज है तो रिपल्सन हो तो कमज़ोर हो, सेम चार्ज है फिर भी बहुत मजबूती से, और ये वाला बॉन्ड जो है NaCl वाले से भी ज़्यादा मजबूत है, जबकि अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज ज़्यादा मजबूती से जुड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो, ये चीज़ें हम तुमको रटवाएंगे नहीं, ये चीज़ें हम तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कैसे हुआ ये। क्लियर हुआ। तो पहले बॉन्ड की डेफिनेशन समझ में आई, एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जिसमें सेम या अलग अलग एटम को जोड़ के रखता है उसको बॉन्ड कहते हैं। मेरे समझ में आया, एक बार बताइए। एटम जिसमें सेम एटम भी हो या अलग अलग भी एटम हो, लेकिन वो दूसरे से जुड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। क्लियर। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स और आयन, एटम मतलब कि NN, आयन मतलब Na+Cl-, है ना, तो वो जुड़ के हमारा जो बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड। अब हम बॉन्ड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन बॉन्ड का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन लिखने से पहले हमारा एक क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन करते हो तो कर देना। एटम जो मॉलिक्यूल होता है, ऐसे क्वेश्चन हमारा ये है कि एटम इज लेस स्टेबल कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स। समझना, जो हमारा नाइट्रोजन है वो N2 से कम स्टेबल है। वाई एटम लेस स्टेबल कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स, जो हमारा नाइट्रोजन है वो N2 से कम स्टेबल है, जबकि N2 मतलब सेम चार्ज, रिपल्सन हुआ होगा तो इसको कम स्टेबल होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। एटम लेस स्टेबल कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स, या ऐसे कर दो मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल कंपेयर टू एटम, बात तो बराबर है। ठीक है, पहले ये इसको सोचते जाओ क्या रीज़न है, किसी को पता है क्या। हाँ सर, एटम एक अकेला फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो किसी से भी जुड़ जाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल बन गया वो तो जुड़ा ही है, अब किससे जुड़ेगा वो। क्यों, अभी N2 से अपन N2 से N2O3 ऐसे बनते हैं ना, N2O3 N2O NO नहीं बनते, बहुत सारे बनते हैं कंपाउंड। आप N2 को किसी और से, अभी N2 + H2 तो NH3, वहाँ भी तो बना ना कंपाउंड, फिर तो सर वो मॉलिक्यूल तो अलग बात हो जाएगी ना। तो एटम जो आपने क्या बोला कि ये किसी से जुड़ेगा नहीं, आप वैसे यदि एटम को नहीं जोड़ोगे, यदि एटम मान लो है, आप यदि इसको किसी से जोड़ोगे तो वो भी तो मॉलिक्यूल बन जाएगा ना। जब आप सही आंसर बोल दोगे ना तो हम बता देंगे हाँ सही है। और कोई दिमाग लगाओ। सुमत, किसके बीच, सुमत तुम बताओ। अट्रैक्शन फोर्स तो है ना बेटा, अट्रैक्शन फोर्स तो है ही। किसी को पता है? नहीं पता तो मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, और आज यदि ये वाला क्वेश्चन सीख लिया ना तुम लोगों को मज़ा आ जाएगा, एकदम अलग ही तरह के लेवल का सिखा दूंगा। इसको पहले नोट करो एग्जाम्पल डाल के। अभी ये जो लिखवाए थे ना इधर एग्जाम्पल,
ये सब भूल जाना, अभी इनका काम नहीं है। अभी सिर्फ बॉन्ड, मैंने अभी सिर्फ क्या सिखाया, बॉन्ड। सेम एलिमेंट हो या अदर डिफरेंट एलिमेंट हो, दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड। लिखिए एक और डेफिनेशन, अ केमिकल बॉन्ड इज लास्टिंग अट्रैक्शन बिटवीन, a chemical bond is lasting attraction, a chemical bond is lasting attraction between atom, ion or molecule, lasting between atom, ion or molecules, atom, ion or molecules that enable to information of chemical compound, that enable to information of chemical compound. The bond may result from the electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between opposite charge ion, attraction between opposite charge ion as a ionic bond, opposite charge ion as a ionic bond, as through the share of electron as in covalent bond, share of electron as in covalent bond। समझ लिया। आओ देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, पहले अपोजिट चार्ज वाले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहले अपन ने ले लिया अपोजिट चार्ज, मतलब कि यहाँ पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे आप लोगों को नाम भी बता दिया है अट्रैक्शन फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हम 12th में पढ़ते हैं, कौन सा लॉ, कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ते हैं, कूलॉम्स लॉ, जो कि होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक Na प्लस का और एक Cl माइनस का। यदि ये Na प्लस है मतलब कि इसके पास होल बचा होगा जो कि पॉजिटिव होता है। थोड़ा डीप में जाना, यदि Na प्लस है, कोई सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना है। एक चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहे हैं, तुम लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो हम बोल देंगे MTR कर लो, ठीक है। समझना, यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसे बॉल टाइप का, नहीं दिखा तो एज्यूम करो, यहाँ कुछ बॉल टाइप का रखा हुआ है, कुछ यहाँ भी बॉल टाइप का रखा हुआ है, ठीक है। ये Na है, अभी प्लस नहीं है, ये सिर्फ Na है, ये Cl है। अब यदि ये अपोजिट चार्ज हैं, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, देखो ई टाइप का, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल लिए, जैसे आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, होल। अब आपने माइनस का निकाला है तो कैसा बचा होगा, पॉजिटिव का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आपने कुछ नहीं किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ही बचा होगा, ठीक है। मतलब कि इस, या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा तो ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब ये पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब इसके पास भी चार्ज है।
ये नेगेटिव है तो इसके पास भी चार्ज है, मतलब चार्ज तो दोनों के पास है। अच्छी बात ये है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। सेमीकंडक्टर में तुम लोग पढ़ोगे होल वगैरह, क्लियर। आ जाओ, तो इसके पास पॉजिटिव लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, कितना, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। यहाँ पे माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है। चलिए, तो एफ ई मतलब कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए यहाँ पे के इंटू Q1 कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, और डिस्टेंस हो गई r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स हो जाएगा एफ ई इक्वल टू के इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सा वाला फोर्स आ गया जो अभी हम लोग देखे, सॉरी पर अभी लिखे थे ना नीचे एक पॉइंट कि मतलब कि जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो वहाँ पे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो कि क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज। एक प्लस का था एक माइनस का था, जिनके बीच में ये वाला फोर्स लगा। कूलॉम्स लॉ से हमने निकालेंगे। अब देखेंगे यदि आप एसआई यूनिट की बात करोगे तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो के की वैल्यू 1। अपने ये सब नहीं करना है, ये तो मैंने बता दिया क्योंकि मेरे को याद था, नहीं तो नहीं बताता, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा। इस तरह का जो बॉन्ड होगा वो उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। अभी मैं ये भी नहीं बता रहा, अभी हम क्लासीफाइड करेंगे तो बताएंगे। बस ये समझ में आया कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है, जिस वजह से ये दोनों बंधे होते हैं, ये एक बॉन्ड हो गया अपना ये वाला। एक और एग्जाम्पल अभी आपको नीचे बोला है, ये बनाएगा आयोनिक बॉन्ड। क्या बनाएगा, एक और हम ले लेते हैं। देखो, एक मैंने ले लिया नाइट्रोजन, 1 2 3 5, नाइट्रोजन 1 2 3 5, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा था कि एक एटम है जो कि मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में लेस स्टेबल होता है, पूछा था क्या? उसका आंसर सुनो, कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में है। पहला रीजन था उसका बिकॉज कंप्लीट, कोई बोलेगा ऑक्टेट रूल या कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट होता है यदि किसी एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो एटम मोर स्टेबल होता है। मतलब यदि कोई किसी को हमको स्टेबल करना है, मजबूत करना है ना, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन दे दो। 8 से कम दोगे तो भी अनस्टेबल, 8 से ज़्यादा दोगे तो भी अनस्टेबल, क्योंकि उसके जो सेल की कैपेसिटी होती है वो 8 की होती है। जैसे समझ गए मेरी बात? ठीक है, ये हो गया है ना, बिकॉज कॉम्प्लेक्स मतलब कंप्लीट ऑक्टेट, ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है। दूसरा भी रीजन जैसे ही आएगा हम बता देंगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? 5। इसके पास कितने हैं अभी? 5। अब इनको कैसे स्टेबल करेंगे? तो इसको कितने चाहिए? 3। इसको भी कितने चाहिए? हम तो इनको ऐसे चलो अरेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे अरेंज कर दो, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। इस वाले से ये, इस वाले से ये, इस वाले से ये। इनने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। क्या किया? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के वजह से अब देखो इसके पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सेम इसके पास 1 2 3 4 5 3 8, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तुमको अभी चैप्टर में बहुत बार, कम से कम 200 बार नाम ले चुकेंगे ऑक्टेट का। तो मतलब फिर से सुनो, यदि किसी एलिमेंट के, किसी एटम के पास आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, याद रखिएगा, इन आउटर सेल, यदि किसी भी एटम्स के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो स्टेबल है। सबको क्लियर हुआ? फिर से बोलूं,
यदि किसी एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो स्टेबल है। यदि किसी के पास, अब सुनो, इनर्ट गैस के अलावा किसी के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब इनर्ट गैस के अलावा हर एक एलिमेंट इजीली किसी न किसी से बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बना देगा। वो साफ, इनर्ट गैस के अलावा हर एक एलिमेंट, हर एक एटम किसी न किसी से बॉन्ड बना के क्या बना देगा, मॉलिक्यूल्स बना देगा। क्लियर हुआ? तो ये देखो, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास देखिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो इस तरह से बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जो इस तरह से बॉन्ड बनता है, इस तरह के बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अभी और आएंगे, हम समझाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत? अब ये अभी नोट करोगे, फिर इसके बाद मैं वो क्वेश्चन लिखवाऊंगा, फिर उसको और अच्छे से कंपेयर करेंगे। इसको नोट करो पहले, लिखो क्वेश्चन। देखो ध्यान से सब लोग, अपना क्वेश्चन ये है, मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल कंपेयर टू एटम वाई। या इसी को अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे बोल देंगे, एटम आर केमिकली कंबाइंड मतलब एटम जो होता है केमिकली कंबाइंड होना चाहेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, ऐसा क्यों, एटम आर केमिकली कंबाइंड। मेन अपना क्वेश्चन जो है ऊपर वाला क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल कंपेयर टू एटम वाई। तो यदि ये नीट में आ चुका है, यदि अब कभी आता है, तो अपने को एक लाइन में आंसर देना है सिर्फ और सिर्फ। एक्सप्लेन तो मैं अभी समझा दूंगा, कैसे एक्सप्लेन करना है अभी समझा दूंगा, बस इसके डायरेक्ट जो आंसर लिखना है तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, गेन स्टेबल ऑक्टेट। मतलब ये ऑक्टेट गेन करेगा, मतलब कि क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मैंने इसलिए ऐसा लिखा गेन स्टेबल ऑक्टेट। मान लो आउटर सेल में 4 हैं तो 4 लेगा, 5 है तो 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1, 8 है तो लेगा ही नहीं, मतलब वो स्टेबल है। मतलब इसलिए गेन स्टेबल ऑक्टेट गेन मतलब स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। सेकेंड अपन इसको बोल सकते हैं लेस पोटेंशियल एनर्जी। लेस, इसको भी मैं अभी समझाता हूँ क्या है लेस पोटेंशियल। जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। जो इसकी स्टेबिलिटी रहती है पोटेंशियल एनर्जी के इन्वर्स होती है। क्या गेन करेगा ये तो पता है ना, क्या, इलेक्ट्रॉन गेन क्या करेगा, कि मैं बोला क्या गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एकदम दिमाग को एक्टिव रखना है, सिर्फ 3 क्लास बस, उसके बाद तो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, फिर बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ 3 क्लास, आज पहली 2 क्लास और इसके बाद तब कर दूँ ना, अब तो कर दिया क्या। भारत माता आओ। ये वाला क्वेश्चन मेरे को कहीं मिला नहीं है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंसेस तुम लोग को शेयर कर रहे हैं और ख़तरनाक है। तो उनका ये क्वेश्चन था, जिनको बता दिया हूँ वो नहीं बताएंगे, जिनको नहीं पता वो बता देंगे। मतलब क्वेश्चन ये था कि ये एक एटम है, एटम पे सेल होती हैं बहुत सारी। शायद उस आप मैं आपको बता दिया हूँ क्या, ये क्वेश्चन बता दिया हूँ क्या उधर। यदि नहीं बता दिया होंगे तो शांत रहना, नहीं बताया होंगे तो सोचना। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, उनने मतलब वो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका, मतलब 60 साल के ऊपर एज थी। तो मेरे को उन्होंने बोला भूपेंद्र सर आपका नाम बहुत सुने हैं, मेरे दिमाग में एक 12-13 साल से क्वेश्चन चल रहा है, आप उसका आंसर बताएंगे क्या। तो हम तो समझ में आए कि इतना उनका पर्सनालिटी देखी कि अपनी तो बेइज्जती हुई। ठीक है, मतलब ये तो मेरे दिमाग में कन्फर्म, और पसीना आ गया था, मतलब गर्म हो गया था चेहरा हल्का हल्का। ठीक है, हम बोले यार क्या होगा, इतने एक्सपीरियंस वाले टीचर। उन्होंने बोला भूपेंद्र सर आप ये बताइए, हम बोले हाँ सर।
अब मतलब ऐसा बचपन से अपनी आदत है ऐसी है कि भले मैच हारने वाले होते थे लेकिन हार नहीं मानते थे लास्ट तक। मतलब ये रहता था कि लास्ट ओवर में यदि 20 रन भी बनाना है तो या तो बना लेंगे या तो लड़ाई कर देंगे, मतलब जीतना तो भाई है ना। मतलब उन्हें दांतों का फुल फायदा लेते थे। ठीक है, आ जाओ। तो उन्होंने ये बोला कि जैसे कोई एटम है तो एटम के सेंटर में प्रोटॉन है, एटम के सेंटर में मतलब इस एटम का जितना भी एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन इसके सेंटर में है। मैग्नीशियम 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन तो 12 प्रोटॉन, कैल्शियम 20 है तो 20 इलेक्ट्रॉन तो 20 प्रोटॉन। समझना, किसी का एटॉमिक नंबर यदि 100 है तो 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन, और सारे न्यूक्लियस का साइज सेम होता है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। हेलो, यदि हम बात करें साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये मैं पहली क्लास में ही बहुत डीप बता दी हूँ, याद रखना। तुम लोगों को फर्स्ट क्लास में इतना डीप बता रहा हूँ कि तुम लोग MSc तक जाओगे तो भी ये पढ़ने को ना मिलेगा, बहुत आगे जब PhD करोगे तब मिलेगा, लेकिन इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में, मज़ा आएगा। क्लियर? तो साइज ऑफ न्यूक्लियस आप सबको पता है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, मैंने तुम लोगों को उस क्लास में लिखवाया था, याद होगा तो, एटम और उन दोनों का। क्लियर? अब सुनो, यदि मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 100 है, मतलब कि इस एरिया में 100 प्रोटॉन हैं। क्या है? 100 प्रोटॉन है। उन्होंने बोला भूपेंद्र सर मैं 14 साल से ये सर्च कर रहा हूँ कि यहाँ पे 100 प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन मतलब सेम चार्ज, तो यहाँ पे रिपल्सन होना चाहिए और एटम को फूट जाना चाहिए। हम बोले हाँ सर बात तो सही है। तुम लोगों को भी अभी मैंने ये बोला तो दिमाग में तो आया होगा, यदि इतने कम एरिया में 100 प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव सेम चार्ज, तो रिपल्सन होना चाहिए, और रिपल्सन होना चाहिए तो एटम को फूट जाना चाहिए। हम बोले हाँ सर ये तो ठीक है। हाइड्रोजन में चलो 1 प्रोटॉन है, कर लेगा। हीलियम की बात करें तो 2 प्रोटॉन है, चलो थोड़ा सा कम फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जिसके अंदर इतने छोटे से एरिया में इतने सारे प्रोटॉन है वो तो रिपल्सन होकर फूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता। उनने मेरे को पूछा, हम बोले अरे यार सर इतना ईजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम बोले पहले बताइए आपको पता है क्या? बोले नहीं। हम बोले आ जाओ। उनको पता ही नहीं था, अब मैंने उनको समझा दिया, क्योंकि हमारा फिजिक्स भी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छी, बायो भी अच्छी। फिजिक्स में हमको तो नहीं आता क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब, इसलिए दिक्कत है। ठीक, अब आ जाओ। इसका आंसर किसी को पता है क्या? जिसको मैंने पहले भी सिखाया तुमको पता है, और किसी को तुमको पता है? हाँ, इसको ये मेरे से पूछे, सोचो इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आते कितनी बड़ी बात है। मतलब बच्चों के दिमाग में खुद से ऐसा क्वेश्चन आए, तुम लोग सोचो ना, क्रिएटिविटी, मज़ा आएगा। केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है, याद करने वाली कोई चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सोचो। इनने मेरे से पूछा था, एक्सप्लेन किया था ना। और कोई तुम बताओ। क्योंकि इसके बीच जो डिस्टेंस होता है ना, हाई एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होता है। एंगस्ट्रॉम नहीं, फर्मी। हाँ, फर्मी। एंगस्ट्रॉम कैसे बोलोगे? एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है ना, ये कितना है? 10⁻15 है ना। मतलब वो डाटा तो याद है, उसको हंस क्यों रहे हो? सही है ना, डाटा तो याद है। हाँ, मतलब साइज इतना कम है, लेकिन उसके बीच के 10 तो ज़्यादा होगा ना, 15 से -10 वो तुम भूल रहे हो। और कोई? सुनो, चलो मेरी बात सुनो, कैसे, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब यदि अपन साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये चलो अब अपन ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसका आंसर अभी मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले जो हमारा एटम मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल कंपेयर टू एटम, पहले ये समझाता हूँ। हेलो, ठीक है, मेरी बात सुनना। ये भी आंसर, अपने 3 क्वेश्चन के आंसर एक ही है। पहला क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल कंपेयर टू एटम, पहला। दूसरा है रिपल्सन फोर्स क्यों नहीं होता। और तीसरा, जब हम नाइट्रोजन को जोड़ रहे थे, तो जब नाइट्रोजन को जोड़ रहे थे तो सेम चार्ज था, फिर भी रिपल्सन क्यों नहीं हो रहा था। तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। आ जाओ, NCERT में दिया हुआ है, यदि तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो। मैंने भी NCERT से ही सीखा हूँ, कोई कहीं और से नहीं सीखा। आना, तीनों क्वेश्चन का सेम आंसर। मज़ा आया तो ताली जरूर बजाना भाई। पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या होता है? ले, पोटेंशियल एनर्जी किस किस को, बेचारे बच्चों को नहीं पता। पता है? नहीं पता? किसी को, कौन कौन को पता है ये बताओ, हाथ ऊपर करो जिसको पता हो। नहीं पता? कैच करो। अरे यार क्या हो भाई, हैं? हम सबको लगा तुम फुर्ती लो, तुम तो और ले दो, हमको कैच कराओ।
सुनना मेरी बात ध्यान से, जब उन्होंने हम तक मार्कर फेंका तो वो जो मार्कर फेंके थे ना, तो उनके हाथ से जैसे ही मार्कर छूटा और हमारे हाथ तक पहुंचने के जस्ट 1 सेकेंड पहले तक काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv²। क्या थी? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। जैसे ही ये मार्कर मेरे हाथ में आया तो कुछ तो फोर्स और कुछ तो एनर्जी ट्रांसफर किया होगा। हेलो, कुछ फोर्स और कुछ एनर्जी तो ट्रांसफर किया होगा। जैसे मैंने ये इसको यहाँ से गिराया, ये तो जैसे मैंने छोड़ा ना, ये आई हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, और जैसे काइनेटिक यानी चलने वाली एनर्जी, और जैसे ही जाके रुकी, पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे ये आके यहाँ से टकराई, टकराने के बाद हाथ में एक फोर्स अप्लाई की होगी, एक एनर्जी अप्लाई की होगी, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बंदूक की गोली है, जैसे ये मार्कर यहाँ से आया तो कम फोर्स लगाया, गोली मारेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएगी, समझ गए? तो ये होता है, जैसे मैंने बॉल लिया, बॉल को दीवार में फेंका, तो बॉल जब गई दीवार में टकराई, टकराने के जस्ट पहले तक काइनेटिक था, टकराने के बाद पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी को रोक के रखती है, हिलने डुलने नहीं देती। क्लियर? तो कितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, तो जिसका जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उसकी उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी। क्लियर? क्योंकि ज़्यादा तेज जाएगा ना, जैसे देखो ये मार्कर बहुत तेज है, एकदम एनर्जी से गया और इसको तोड़ देगा। यदि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो एटम टूट जाएगा। अब आओ एक ग्राफ देखेंगे अपन यहाँ से, और ग्राफ जो है कंप्लीटली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अपन एक ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच ग्राफ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है? अब ये अपना जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। पॉइंट 0.05, 0.02, ज़्यादा कौन है? 0.2। क्लियर ना? ये मत सोचना 5। ठीक है? यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो अब सुनो, यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो 0.5 और 0.2 फर्मी, याद रखना। यहाँ पे 0.5 फर्मी से कम और यहाँ 0.2 फर्मी से ज़्यादा। हेलो, समझ गए? यहाँ 0.5 फर्मी से कम और यहाँ 0.2 फर्मी से ज़्यादा। इतनी सी बात समझ में आ गई कि अभी नहीं आई? सही बताओ। एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। ठीक है? एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन। अब मैं एक लाइन लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है? एक प्लस एक माइनस, सुनो यहाँ भी बना देता हूँ पहले दोनों, फिर अपन क्या है कि तीनों बना लेंगे तो कंपेयर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है? एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे यदि दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नो, ऐसे लिखो, नो रिपल्सन और नो ओवरलैप। यदि दोनों एटम के बीच में ओवरलैप नहीं है तो रिपल्सन नहीं होगा, या तो मतलब रिपल्सन नहीं है तो ओवरलैप नहीं होगा। यदि दोनों एटम, हेलो, यदि दोनों एटम ओवरलैप करेंगे, अभी हम बॉन्डिंग का मतलब क्या समझ रहे थे? देखो, एक Na लिए थे, एक Cl लिए थे, दोनों के बीच में बॉन्ड लगा रहे थे। अभी यही समझ रहे थे ना बॉन्डिंग का मतलब? ठीक है? अब देखो यहाँ एकदम क्लियर हो गए, 3D डायग्राम है। ठीक है? मतलब कि नो ओवरलैप नो रिपल्सन। यदि दोनों एटम ओवरलैप नहीं होंगे, अभी आपके साथ मैंने बॉन्ड बना था, ऐसे ऐसे करिए,
अभी मैंने इनके साथ ऐसे बॉन्ड बनाया था, मतलब ओवरलैप हो रहे थे कि नहीं, मतलब ये ओवरलैप हो रहे हैं ना, तो यदि इतना ओवरलैप हो रहा है, समझना मेरी बात, ओवरलैप नहीं है, ओवरलैप है, बहुत सारा ओवरलैप है, ओवरलैप नहीं है, ओवरलैप नहीं है, थोड़ा ओवरलैप है, बहुत सारा ओवरलैप है, समझना। इनके ओवरलैपिंग इनके डिस्टेंस को बताएगी। हेलो, अरे यार, मतलब जितने ज़्यादा ओवरलैप उतना डिस्टेंस कम होगा। इनकी जो ओवरलैप, अभी देखो, ये देखो, यदि हम इसका सेंटर ये बना दें, इसका सेंटर ये बना दें, दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, तीनों क्लियर हुआ? पक्का? अब देखना कितना कॉन्सेप्ट, एकदम मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, पहली बार तुम लोगों का बहुत बड़ी चीज़ सीख के जाओगे, ठीक है, समझना। ज़्यादा, यदि डिस्टेंस ज़्यादा है तो भी सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, और डिस्टेंस बहुत कम है तो भी सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन डिस्टेंस 0.5 से 0.2, 0.05 से 0.2 के बीच में है तो सेम चार्ज में अट्रैक्शन होगा। नहीं सुन पाए? नहीं सुन पाए? फिर से सुनो, नहीं सुन पाए तो फिर से सुनो, सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि डिस्टेंस बहुत कम है, 0.5 फर्मी से कम है डिस्टेंस, तो क्या होगा? रिपल्सन। यदि डिस्टेंस ज़्यादा है तो भी होगा रिपल्सन, लेकिन यदि डिस्टेंस 0.5 फर्मी से 0.2 के बीच में है तो क्या होगा? अट्रैक्शन। अब जो मैंने गोला बनाया था, बोला था यहाँ क्या है? प्रोटॉन। तो इनमें क्यों सेम चार्ज है, फिर भी सेम चार्ज है, फिर भी इनमें क्यों रिपल्सन नहीं होता? क्योंकि उन प्रोटॉन की डिस्टेंस इनके बिटवीन होती है। सेम एटम में मैंने बोला था Na और Na सेम एटम है, फिर भी उनमें रिपल्सन नहीं होता, क्योंकि जो दोनों सेम एटम हैं वो इतना ओवरलैप करते हैं, और ये इसमें क्या होता है? सेम चार्ज में अट्रैक्शन। हेलो, ज़्यादा ओवरलैप कर दोगे तो फूट जाएगा। जो बॉम्ब वगैरह बनते हैं ना, हाइड्रोजन बॉम्ब और ये सब एटम बॉम्ब वगैरह, तो एटम बॉम्ब जो रहते हैं ना, तो पहले उनका डिस्टेंस बढ़िया कवर करते हैं इतना अट्रैक्शन में, जैसे उसको ज़मीन में पट के तो डिस्टेंस कंप्रेस होता है और धुआं से फूट जाता है। अरे यार, बॉम्ब का नाम नहीं सुने? ये सब सुने हो ना, जैसे ज़मीन में पटकते हैं क्यों फूटते हैं? क्योंकि उनका डिस्टेंस, समझ गए? यदि सेम चार्ज में डिस्टेंस इससे कम है तो रिपल्सन होगा, इससे ज़्यादा है तो रिपल्सन होगा, इतने में क्या होगा? हमेशा अट्रैक्शन। सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए? ये ग्राफ याद रखोगे? बना लो। हाँ हाँ हाँ, दूर है तो रिपल्सन होगा, ज़्यादा पास है तो भी रिपल्सन होगा। ऐसे अपन बोल सकते हैं इसको, मोर ओवरलैप, मोर ओवरलैप तो रिपल्सन होगा, यहाँ पे सम ओवरलैप तो सम अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे नो ओवरलैप नो अट्रैक्शन। ये जो है डिस्टेंस, ये किसकी है पता है? बिटवीन एटम। अपना क्वेश्चन क्या था? देखो, ये अपना एटम था, एटम के अंदर ये क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन थे। मैंने क्वेश्चन था कि इन प्रोटॉन्स का आपस में रिपल्सन होकर फूटता क्यों नहीं है? क्या हुआ? गर्मी लग रही है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आओ। तो ये बहुत सारे प्रोटॉन हैं। अब प्रोटॉन के बीच में, इनके बीच में रिपल्सन क्यों नहीं लगता?
एक ये क्वेश्चन था। तो इसका एक और रीजन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर सेल होता है वो ज़्यादा होता है प्रोटॉन के रिपल्सन फोर्स से। मतलब कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो रिपल्सन फोर्स से ज़्यादा होता है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। अब सुनो, यहाँ पे जो ये पूरा न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है। अब सुनना क्या होगा, अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन में रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन लगेगा तो प्रोटॉन इसको बाहर धक्का देंगे, प्रोटॉन इसको बाहर धक्का देंगे, लेकिन जितना ये बाहर धक्का देंगे ना उससे ज़्यादा फोर्स से वो अंदर आ रहा है। ऐसा एक्सप्लेनेशन फिजिक्स में किया गया है। समझ में आ गया? कम फिर से सुनो, बहुत मेहनत लगती है भाई। आओ, मैं क्या बोला, इसके अंदर प्रोटॉन है, सेम चार्ज, रिपल्सन होगा। तो जितना प्रोटॉन का रिपल्सन होता है उससे ज़्यादा न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच अट्रैक्शन होता है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स यदि 200 का है तो रिपल्सन फोर्स 150 का है, तो भी टोटल मिला के 50 का तो अट्रैक्शन ही है ना। इस वजह से ऐसा एक्सप्लेनेशन उसमें किया गया, मॉडर्न फिजिक्स में किया गया, फिजिक्स में। क्लियर हुआ? और ये किया गया है केमिस्ट्री में, है ना। चलो, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, मैं अपनी लाइफ में बहुत साल 8 से 10 साल क्रिकेट खेला हूँ और कभी भी छक्का नहीं मार पाया, मतलब सिक्सर कभी भी नहीं मार पाया। फिर मैंने क्या किया, अपने घर में खेलता था आंगन में, तो गुस्से में, अब आंगन कितना से छोटा रहता है, गुस्से में तो मतलब जहाँ से सामने वाला बॉलिंग कर रहा है वही बाउंड्री है, तो गजब छक्के मारे हुए। नहीं, हेलमेट लगा लेता था ना। अच्छा, गांव में क्या होता है पता है? गांव में क्या होता है, जब नई नई शादी होती है तो पहली बार जब दुल्हन आती है ना, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत परेशान करते हैं। ऐसा होता है क्या? हम नहीं बताएंगे। नहीं होता है कि आ जाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, अपने को देखना है बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। सुनो, अब ये मैं इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि कुछ लोग पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े, कुछ लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़े, तो सिर्फ उन बच्चों के लिए, बाकी सबको आता है, लिखना सबको है। क्लियर? तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल मतलब उसकी बाहर वाली सेल, हम इसको आउटर सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको पीरियोडिक टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़े, बाकी सबको पता है। क्लियर? तो यदि हम बात करें फर्स्ट ए और सेकेंड ए, तो ये दोनों जो हैं हमारे एस ब्लॉक के हैं। किसके हैं? एस ब्लॉक के हैं। ली ना करे रब से, बस। यदि हम बात करें यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो 1 और यहाँ पे 2। बेटा मांगे कार, शराबी बाप। ठीक है, एस ब्लॉक में। यदि अब अपन बात करें सेकेंड, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। 15 ग्रुप में कितने आएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। इसमें आएंगे 3, इसमें 4, 5, 6, 7, 8। 18 ग्रुप को हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे, बोलो, बाबा, अली, गए, इंडिया, थैला। बोलो, कहा, सिया, जी, सुनो, प्रभु। बोलो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब। फिर ओ सलमा सेठी तुझे पुकारे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाडीन। बोलो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। यदि हम इन सभी की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकेंड, अब ये हमारा जो है ये पी ब्लॉक है बेटा। ये है क्या पूरा? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के 13 ग्रुप में ये 3
ठीक है, तो ये याद रखेगा। वैसे भी तुम लोगों को पहले से भी ये याद है, यहीं पे बना दो इसको भी, ठीक है। मतलब फर्स्ट यानी कि 1 नंबर में 1, 2 में 2, 13 में 3, मतलब कि जो जिस ग्रुप का है लेते जाना है ऐसे ही। कोई तो देख लो, देखो बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। अभी मेरे से किसी ने डाउट पूछा था, हर्ष याद है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अलीना तुमने पूछा था ना। देखो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक, यदि हम डी ब्लॉक के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2, सिर्फ 2 एक्सेप्शन थे, बोलो। कॉपर और क्रोमियम, इनमें था 4s1, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन। इन सब में था 4s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो कैसे लिखते हैं 4s2 3d, तो वो तो एनर्जी सीक्वेंस है, रियल में 3d पहले होगा, 4s बाहर होगा, इसलिए आउटर सेल है ये। हाँ वही था जो अपन लोग सॉल्व कर रहे थे ना, वही था। उसमें गलत लिखा सीट में। सुमत बंद करो, फिर उसको काटना पड़ेगा बार बार। अब अपन सीखेंगे लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले इसको पढ़ लो। अब अपन देखेंगे लुईस डॉट, अरे यार इसमें सारी चीज़ें तो इसी में है, एमओटी, बीबीटी, वेस्पर, सब इसी में है, इसी चैप्टर में। बहुत दिन चलेगा। हाँ वेस्पर थ्योरी, मैंने पी ब्लॉक बोला तो था, वेस्पर थ्योरी बस ये लिखो, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, मत जानो क्या था। आओ इधर, हेलो बच्चों आ जाओ। हाँ चलो देखो, एक लुईस करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन दिया था अकॉर्डिंग टू लॉन पेयर। उन्होंने क्या किया है, एक और थ्योरी दिया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सब लोग ध्यान से सुनना, एक और थ्योरी दिया, क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कुछ नहीं, इन्होंने ये बताया, पहले एग्जांपल ले लेता हूँ फिर डेफिनेशन समझा दूंगा। इन्होंने ये बताया कि जैसे कोई एलिमेंट है, कौन से वाले का इंक खत्म, लो ब्लू वाला दीपक वहाँ से देखो, और हो तो थोड़ा डालो इनमें। इन्होंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कार्बन, क्या लिया, कार्बन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यदि मैं बोलूं आउटर सेल, तो आउटर सेल मतलब 2 वाला तो 4 इलेक्ट्रॉन। यदि हम बोले सब सेल तो सिर्फ p वाला 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, समझना ध्यान से। तो लुईस ने क्या किया कि किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस एलिमेंट के चारों साइड डॉट लगा के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कार्बन 1 2 3 4। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नाम कितना खतरनाक है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब हम नाइट्रोजन के बाहर 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, उस एलिमेंट के चारों ओर डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लुईस डॉट। लिखो डेफिनेशन फटाफट। नहीं है, छोड़ दोगे, काम चल जाएगा। ब्लैक होगा भी तो है उसमें। लिखो, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट इन एलिमेंट।
outer cell electron represented by dot in element is called dash dash. outer cell electron represented by dot in element is called लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? ये एग्जांपल लिख दीजिए। किसी भी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे यदि हम बात करें कार्बन के आउटर सेल में 1 2 3 4, ठीक है। कहा सिया, सुनो ना एक अच्छी बात, ये कर लिया नोट? करो कर लिया। जैसे देखो कहा सिया जी सुनो, तो इन सब के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, समझ गए हो ना? इन सब के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक फैमिली के ऊपर जितने थे, जैसे मैंने बोला कि 13वें नंबर ग्रुप में बाबा अली गए इंडिया, तो बाबा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो अली गए सब में 4 इलेक्ट्रॉन। जो भी मैंने टेबल बनवाया था ना किसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, यदि ये टेबल तुमको आ गई ना अच्छे से तो तुमको 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पूरी फैमिली के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जो ऊपर वाले में होता है वो सब पे पूरे में होता है। क्लियर हुआ? आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैंने ले लिया, देखो SnCl2, मतलब कि Sn के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 से Cl जुड़ गया, 2 से बचा। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है भाई, क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। आपको दे दिया SnCl2, अब बोल दिया कैलकुलेट द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो सुनो, लोन पेयर कितने हैं? 1। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। एक क्वेश्चन दे दिया आपको BCl3, अब बोल दिया कैलकुलेट द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। जल्दी बताइए। अब देखो बाबा अली गए, बाबा के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों से क्लोरीन जुड़ गया, लोन पेयर बचे क्या? एक भी नहीं, तो लोन पेयर है ही नहीं, बॉन्ड पेयर 3। क्वेश्चन बोल दिया कैलकुलेट द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन NH3, बोलो कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर? लोन पेयर 1। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, नाना पाटेकर, याद करो टेबल, तो 3 से हाइड्रोजन जुड़ गए तो बॉन्ड पेयर 3 हो गया, 1 बचा तो लोन पेयर। अरे यार भाई, नाना पाटेकर देखो ना कितने हैं आउटर सेल में? हाँ, तो 3 से हाइड्रोजन जुड़ गए, NH3। हाँ, 5 से 3 जुड़ गए तो कितने बचे? 2 बचे ना? क्या 2 बचे? हाँ, मतलब 1 लोन पेयर। सही है ना? ठीक है, आज तुम्हारा थोड़ा ध्यान कहीं और है क्या? समझ गए? एक और लास्ट क्वेश्चन आज का, लो कैलकुलेट द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन MgCl2। जल्दी बोलो, MgCl2 में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। Mg के बाहर कितने? दोनों से क्लोरीन जुड़ गए, मतलब 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 1 भी नहीं। समझ गए? वेरी गुड, नोट कर लो।